नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको कैसे हम करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि चेक दैट द रेशियो दिस, ये आपको एक रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी, ओके, इज डायमेंशन लेस। तो जी हमको शो करना है कि ये जो है, ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है। कैसे शो करेंगे? तो देखो इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखो के ई स्क्वायर इसके डिवाइड में कर देते हैं आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी डिवाइड में कर देते हैं आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो वही आएगा ना। ऐसा क्यों किया? तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा इसलिए किया है कि ये फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्ब फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और देखो यहां पर ई और पी का मतलब समझिए, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज तो होता है, साथ में इनके पास मास भी होता है। सर इनके पास क्या होता है? मास भी। तो मास की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चार्जेस के वजह से इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब कांस्टेंट, दोनों के चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है, तो ई स्क्वायर ई वन ई टू मतलब ई स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस हमने सेम माना है। समझ आई बात? तो इसलिए हमने आर स्क्वायर का डिवाइड किया ताकि हमको पता चल जाए कि ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू मासेस। ओके, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। अब आप देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? सर न्यूटन अपॉन न्यूटन। तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया, तो ये शो हो गया दिस इज डायमेंशनल लेस। तो बड़ी ही इजीली तरीके से हमने इसको शो करा दिया कि दिस इज डायमेंशनल लेस। तो ये जो रेशियो है वो कैसा है? डायमेंशन लेस है। ये प्रूव कर दिया हमने। आगे बात करते हैं। अब इसमें हमसे और क्या पूछा जा रहा है उसको देखते हैं। अब आगे हमको ये पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, मतलब इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। आप सबको पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है? कूलम्ब कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ होती है। ई की वैल्यू चार्ज 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है? माइनस का 19 होता है बेटा। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा ले, डिवाइड। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻ कितना होता है बेटा? माइनस का 11 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास याद है? अरे याद है सर, 9.1 × 10⁻⁻ कितना होता है? माइनस का 31। प्रोटॉन का याद है? 1.67 × 10⁻⁻27। तो ये थोड़ा याद कर लेना, अगर याद नहीं हो, सवाल में नहीं दिया हो तो आपको याद करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी मेहनत है आपकी, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आपको प्राप्त होगा वो आएगा 2.27 × 10⁻39। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो मतलब ये रेशियो किसकी इक्विवेलेंट था सर? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों का जो रेशियो आया वो इतना आया। अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम है? यस, 10⁻39 टाइम है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39, 10 के पीछे 39 जीरो लगानी पड़ेंगे भाई तेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच काम करता है ना, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स नल्ला पड़ जाता है भाई साहब, उसकी औकात ही नहीं रहती कुछ। इतना जबरदस्त फोर्स होता है, इतने टाइम ज्यादा जोरदार फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये फील कराया गया इस सवाल में, समझिए इस बात को। 1.3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। असेंशन रीजंस वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरे वन शॉट में आप देखिए, मैंने वहां पढ़ाया हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ वन चार्ज क्या होता है? Q = NE होता है। ठीक है, यहां पर E जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि Q = NE का मतलब ये हुआ कि Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उस पर चार्ज कितना आया उसको किस फॉर्मूले से डिसाइड किया जाता है? इस फॉर्मूले से। जैसे हमने किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके बाद कितना चार्ज आएगा सर? 1E। अगर हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसके बाद कितना जाएगा सर? 2E। अगर हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसके बाद कितना चार्ज जाएगा? 3E। और अगर हम उसको n इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना चार्ज जाएगा? NE। तो ये क्या है?
क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो स्टेप में बढ़ता है, हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहां पर एक बात आपको समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम। ये आपका एलिमेंट्री चार्ज होता है। इससे कम चार्ज अगर कहीं पर लिखा है, सपोज दैट ये लिख दिया 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, तो गलत बात है, इससे कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, और वो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, जिसको शॉर्टकट में हम ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। कहीं पर E/2 लिखा है मतलब गलत बात है, इसका आधा हो नहीं सकता, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते ना, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो चार्ज इतना ही आएगा। तो चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। तो किसी बॉडी पर अगर चार्ज जा रहा है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा कितना 1.6, या फिर वो कितना आएगा 3.2। अरे भाई 1.6 प्लस 1.6 पीछे क्या चिपका है 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9, ठीक है। तो जोड़ेगा तो कितना आएगा 16 दूनी 32, ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो या तो चार्ज कितना आएगा 1.6 आएगा, या फिर कितना आएगा 3.2 आएगा। सर बीच का चार्ज कहां है ही नहीं, है ही नहीं। या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, बीच का चार्ज नहीं होता। तो ये स्टेप में बढ़ने वाली क्वांटिटी होती है। स्टेप में कैसे बढ़ने वाली क्वांटिटी होती है? स्टेप में, ऐसे स्टेप में बढ़ता है, ऐसे स्टेप में चार्ज जाता है। 1.6 जाएगा, ठीक है, 3.2 जाएगा, इस तरह से स्टेप में बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं जाता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो किसी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो स्टेप में जाता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइज होता है चार्ज। कैसा होता है? क्वांटाइज। क्या बात आपको इतनी समझ में आई? अच्छे समझ में आई होगी। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। अरे भाई जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करोगे ना तो आप कितना चार्ज दोगे? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक की बात करोगे कि 1 सेकंड में करोड़ों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे एक सवाल था एनसीईआरटी में, उसमें लिखा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर सेकेंड 10 टू की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सोच 10 के पावर 9 है, 10 के पीछे 9 जीरो लगानी पड़ेंगे, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कितने साल लगेंगे कि इस बॉडी से जब इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने साल लगेंगे, इसका चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम। तो इसका मतलब 1 कूलम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो जब 1 कूलम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है तो जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, 3 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हम यहां कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कि चार्ज जो जा रहा है ना, जो चार्ज जो जा रहा है वो कंटिन्यूअस है, मैक्रोस्कोपिक। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है बेटा, अच्छी से बात समझ में आई होगी। इसका क्या मतलब है मैंने समझा दिया आपको। इस वर्ड्स में मैंने यहां लिख दिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक चार्ज, जिसको हम E बोलते हैं, विच इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू NE होता है। अभी बताया बेटा, अच्छे से बताया। और n आपका होल नंबर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, बटा वाला नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस तरह का नंबर होगा। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। इतना डिटेल में से क्यों मत, अरे यार पेपर में ये अगर क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो वो कितना डीप में आपने पढ़ा है उस लेवल पर पूछता है। इसलिए आप सारी बातें अच्छे समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर है आपको PDF में मिल जाएगी, तो आप देख लेना।